तो बच्चों अब हम बात करते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट्स की। पॉवर्टी एस्टिमेट्स में हम बात करेंगे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स की, कुछ पुराने ईयर्स के डेटा की। तो जैसे कि हमारे पास में डेटा है अवेलेबल जो है वो है 1973 से 74 का, 1993 से 94 का, 1999 से 2000 का, 2004 से 2005 का एंड 2009 से 2010 का। इसमें हमें दे रखा है पॉवर्टी रेशियो और हमें दे रखा है नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस। तो पॉवर्टी रेशियो क्या है? तो देखिए जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है 49% पॉवर्टी रेशियो है। 1973-74 में 49% पॉवर्टी रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 100 पीपल 49 पीपल वर पुअर। 2009-2010 में रूरल के लिए पॉवर्टी रेशियो है 34%। इट मींस 2009-2010 में रूरल एरियाज में आउट ऑफ एवरी 100 पीपल देयर वर 34 पीपल हु वर इन पॉवर्टी। तो पॉवर्टी रेशियो हमें रूरल के लिए दे रखा है, अर्बन के लिए दे रखा है, रूरल अर्बन दोनों के कंबाइन के लिए भी दे रखा है। वैसे नंबर ऑफ पुअर्स देखिए, रूरल के लिए हमें दे रखे 261। इट मींस 1973 से 74 में इंडिया में रूरल एरियाज में 261 मिलियन पीपल वर पुअर। वैसे अगर ये बात करें कि 1999 से 2000 में अर्बन एरियाज में 67 मिलियन पीपल वर पुअर। और कंबाइंड क्या है? कंबाइंड रूरल और अर्बन का सिंपल सा सम है। 261 प्लस 60 इज इक्वल टू 321। वैसे 244 प्लस 76 इक्वल टू 320। तो ये तो बात हुई हमारे टेबल की। आपको समझ में आ गया होगा हमारी टेबल कैसे हमने ली है। तो चलिए एक बार इसके जो डेटा लिखा हुआ है उसके ऊपर जरा गौर फरमाते हैं। तो देखिए 1973-74 में अगर हम पॉवर्टी रेशियो की बात करें तो रूरल और अर्बन में 56.4 एंड 49 था और कंबाइंड था 55। 1993 और 94 में ये वैल्यू कम हुई, बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई और सिर्फ 36% रह गई। 1999 से 2000 में इसमें और ज्यादा डिक्रीमेंट आया और ये सिर्फ 26% रह गई। 2004 और 2005 में इसमें जरा सा स्लाइड सा इंक्रीमेंट हुआ, 26 से 27 हो गया। एंड 2009 से 2010 इट मींस इन नेक्स्ट 5 इयर्स इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो गया, 27 से 30 पहुंच गया। पर ओवरऑल 1973 से 2010 में बहुत सीरियस ड्रॉप हुआ है पॉवर्टी रेशियो में। इट मींस जहां पे 1973 में 74 में आउट ऑफ एवरी 100 पीपल देयर वर 55 पीपल हु वर इन पॉवर्टी, वहीं पे ये रेशियो कम होके बन गया सिर्फ 30 पीपल इन पॉवर्टी आउट ऑफ 100। तो यहां तो हम देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर में ड्रॉप आया है। पर अगर हम इसका पॉपुलेशन वाइज देखें तो देखिए 1973-74 में देयर वर 321 मिलियन पीपल हु वर पुअर। 1993 से 94 में अमाउंट करीब करीब सेम रहा, 321 मिलियन एंड 320 मिलियन। सिर्फ इतना सा डिफरेंस आया नंबर ऑफ पुअर्स में। 1999 से 2000 में यहां पे जरूर सीरियस ड्रॉप है, 320 से डायरेक्ट 260 मिलियन पे पहुंच गए। पर जो नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा है 2004 से 2005 में, उसके अंदर हालात बिल्कुल वापस वैसे हो गए जैसे पहले थे। पहले 320 था, इस बार 301 हो गया। इसके बाद 2009 से 10 में ये अमाउंट और बढ़ गया। पहले 321 मिलियन थे, अब 354.7 मिलियन हो गए। पर यहां पे आपको देख के कुछ अजीब लग रहा होगा, आपको यहां पे देख के लग रहा होगा कि देखिए पहले तो पॉवर्टी जो थी बहुत ज्यादा थी, 55% रेशियो था, पर अब तो वो 30% ही रह गया। पर पहले तो 321 मिलियन लोग पुअर थे और अब वो 354.7 ही कैसे रह गए, मतलब बढ़ कैसे गए, जबकि रेशियो परसेंटेज वाइज कम हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? इसके पीछे रीजन ये है कि ईयर 1973 में पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 580 मिलियन। तो 580 मिलियन का 55% निकालेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 321 ही आएगा, 321 मिलियन ही आएगा। अब जो 2010 में, इन ईयर 2010 पॉपुलेशन ऑफ कंट्री was 1150 मिलियन।
तो 1150 मिलियन का जब आप 30% निकालेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 354.7 ही मिलेगा। ये जो मैंने डेटा भी आपको बताया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1973 से 2009-2010 तक इंडिया की पॉपुलेशन में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ दिखी। फिर 580 मिलियन से 1150 मिलियन तक वो पहुंच गई। ये बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है। मगर नंबर ऑफ पुअर्स उतने ही रहे जितने शुरू में थे और उतने ही रहे जितने बाद में रहे। इसका मतलब यह हुआ कि पॉवर्टी पहले से बहुत ज्यादा कम हुई है, और अगर यही हालात बरकरार रहे तो अगले कुछ सालों में जो पॉवर्टी की जो परसेंटेज है वो लेस देन 20% पहुंच जाएगी। पर बच्चों, ये इतने सालों में जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो इंप्रूवमेंट ऑल राउंड इंप्रूवमेंट नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है कि हर टाइप के आदमी को, हर कास्ट के आदमी को, इन शॉर्ट हर सोशल ग्रुप के आदमी को या हर इकोनॉमिक ग्रुप के आदमी को पॉवर्टी से छुटकारा मिला है। कुछ इकोनॉमिक ग्रुप और कुछ सोशल ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिनमें ऐसा बिल्कुल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा। चलिए उसके बारे में बात कर। तो बच्चों, हमने बात करी थी वर्नेबिलिटी इन पॉवर्टी की। वर्नेबिलिटी इन पॉवर्टी में हमने क्या देखा था? वर्नेबिलिटी इन पॉवर्टी में हमने देखा था कि वर्नेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर which describes the greater possibility of certain community, say member of backward caste, or individuals such as widow or a physically handicapped person, of becoming or remaining poor in the coming years. इसका मतलब कि आने वाले सालों में अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर सर्टेन कम्युनिटी को बिलोंग करता है या कोई इंडिविजुअल हुआ जैसे कि विडो हुई या फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हुआ, तो ऐसा पर्सन कि पॉवर्टी में रहने के क्या क्या चांसेस हैं, इसके पॉवर्टी में ही रहने की क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, इसी को हमने बोला था कि वो वर्नेबिलिटी होती है। तो अब जब हम यहां पे कह रहे हैं वर्नेबल ग्रुप्स, उसका क्या मतलब हुआ कि हम उन ग्रुप्स की बात करने जा रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा वर्नेबल है। मतलब वो ग्रुप्स जिनके पास आगे फ्यूचर में कोई चांस ही नहीं है कि वो पॉवर्टी से कभी उभर पाएंगे। तो बेसिकली हमने इस ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर दिया है? पहला पार्ट तो है सोशल ग्रुप्स का। सोशल ग्रुप में कैसे लोग होंगे? जैसे शेड्यूल कास्ट हुए, शेड्यूल ट्राइब्स हुए, इस टाइप के लोग सोशल ग्रुप में इंक्लूड होंगे। इसके अलावा एक और जो ग्रुप है वो इकोनॉमिक ग्रुप है। सोशल ग्रुप तो वो था जो सोसाइटी से रिलेटेड था, इकोनॉमिक ग्रुप वो है जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड, मतलब पैसों से रिलेटेड है। जैसे एग्रीकल्चरल लेबर्स, हमने पढ़ा था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में कि वहां पे जो लेबर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं, उनको कितना कम पेमेंट मिलता है और कितने कम में वो काम करते हैं। तो ये तो एग्रीकल्चर मतलब रूरल में जो काम करने वाले लेबर्स हुए उनकी बात हुई। जो लेबर्स सिटी में काम करते हैं उनको हम कैजुअल लेबर्स बोलते हैं, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही काम करेंगे, वो फैक्ट्री में भी काम कर सकते हैं, वो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी काम कर सकते हैं, वो किसी इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, वो कुछ भी काम कर सकते हैं, इसलिए उन्हें कैजुअल लेबर्स बोला जाता है। तो देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया की पॉवर्टी कम हुई है, पर ये वाले जो ग्रुप्स मैंने यहां लिखे हैं, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, एग्रीकल्चरल लेबर एंड कैजुअल लेबर्स, इन लोगों के अंदर, इन लोगों के कम्युनिटी में, इन लोगों के ग्रुप में पॉवर्टी बहुत ही कम रिड्यूस हुई है। इसका कुछ डेटा है इस चीज को प्रूव करने के लिए मेरे पास, मैं आपको वो डेटा बताता हूं क्या है। तो बच्चों देखिए इस चार्ट को, यहां पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जो बना रखा है वो है नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ एवरी 100% फ्रॉम दी कैटेगरी। जैसे ये कैटेगरी हुई, एक शेड्यूल टाइप की कैटेगरी हुई, उस कैटेगरी में से आउट ऑफ एवरी 100% 47.4 आर पुअर। आउट ऑफ दिस कैटेगरी शेड्यूल कास्ट 42.3% आर पुअर आउट ऑफ 100। यहां पे एवरेज दे रखा है, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो। यहां पे वैसे ही एग्रीकल्चर इंडियन लेबरर्स दे रखे हैं और कैजुअल लेबर्स दे रखे हैं। ये दोनों क्या है? सोशल ग्रुप्स हैं, और ये दोनों क्या है? इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं। और ये क्या है? इंडिया की पॉवर्टी का रेशियो है एवरेज, जिसके बारे में अभी हमने पिछली वाली टेबल में देखा था। तो देखिए ये जो डेटा यहां पे दे रखा है वो ईयर 2010 का दे रखा है। तो पॉवर्टी इन इंडिया इन 1973 वॉज 55, जो 2010 में हो गया है 30। तो यहां तो बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस हम देख सकते हैं
पर शेड्यूल ट्राइब्स की अगर बात करें तो देखिए शेड्यूल ट्राइब में 47.4 है, 2010 में 47.4 है और 1973 में एवरेज 55 था। इट मींस इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो शेड्यूल ट्राइब्स इन रूरल इंडिया 1973 में जितने परेशान थे, जितने ज्यादा लोग पॉवर्टी में थे, उतने ही लोग आज भी पॉवर्टी में है, 2010 में भी पॉवर्टी में है। वैसे ही बात शेड्यूल कास्ट की भी कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट 42.3% लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट में है और पॉवर्टी में है, और नेशनल एवरेज था 55 1973 में, और शेड्यूल कास्ट जो है हर 100 में से 42.3% पुअर हैं शेड्यूल कास्ट में। वैसे अगर एग्रीकल्चर इंडियन लेबर्स की बात करें तो वहां पे भी ये 50 है, जो कि बहुत बड़ा रेशियो है। अगेन कैजुअल लेबर्स की बात करें तो ये 47 है, विच इज अगेन अ वेरी बिग रेशियो। तो हम देख सकते हैं हालांकि एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो तो काफी कम हुआ है, मगर अगर हम ट्राइबल बेसिस पे देखें, ग्रुप वाइज देखें, इकोनॉमिक ग्रुप और सोशल ग्रुप अगर हम देखें तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं हुआ है परसेंटेज में। इट मींस कुछ सेक्शन सोसाइटी के ऐसे हैं, कुछ सेक्शन कुछ ग्रुप्स इकोनॉमिक्स के ऐसे हैं जिन्हें डिसएडवांटेज में ही रहना पड़ा है शुरू से लेके आज तक। और हम इन ग्रुप्स की बात क्यों कर रहे हैं, हम सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप की बात क्यों कर रहे हैं? ये जो इम्बैलेंस है, ये जो बाइसिंग है, ये जो कोई एक पर्टिकुलर कास्ट को, कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप को डिसएडवांटेज है, वो तो घरों में भी दिखाई देता है। घरों में कैसे दिखाई देता है? घरों में जो इन्फेंट फीमेल होती है, जो वुमेन होती हैं, या जो एल्डरली पीपल होते हैं, वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज रहते हैं। वो कैसे डिसएडवांटेज रहते हैं, इसको एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। बच्चों, इंडिया के स्टेट तमिलनाडु में एक करूर नाम की प्लेस है। तो जो करूर जो जगह है वो अपने हैंडलूम और पावरलूम फैब्रिक्स के लिए थोड़ी फेमस है। इस करूर नाम के टाउन के पास में एक छोटा सा विलेज है जिसमें एक शिवरमन नाम से एक आदमी रहता है। उसकी वाइफ है शशिकला। इसकी जो फैमिली है उसमें टोटल 8 लोग रहते हैं। एक तो शिवरमन, एक शशिकला, एक उसकी मदर जिनकी एज 65 ईयर्स है, एक शिवरमन की सिस्टर जिसकी एज 25 ईयर्स है और वो अनमैरिड है, और इसके अलावा इनके 4 बच्चे हैं। जो सबसे छोटा है वो 1 साल का है, और जो सबसे बड़ा है, वो बड़ी है, वो 16 ईयर्स की है, यंगेस्ट सन। बाकी दोनों जो तीनों हैं वो लड़कियां हैं। तो इस 8 लोगों के परिवार की अर्निंग क्या है, फैमिली अर्निंग क्या है? देखिए, शिवरमन वर्क्स एज एग्रीकल्चरल लेबर ओनली 5 to 6 months इन ईयर। एग्रीकल्चर लेबर की तरह एज ए 5-6 मंथ ही वर्क कर पाता है, बाकी टाइम तो फार्म में काम ही नहीं होता। एंड अर्न्स ₹50 पर डे। जिस वक्त उसके पास काम होता है उस दिन वो ₹50 एक दिन में अर्न करता है। इसके अलावा जो उसकी वाइफ है शशिकला, वो भी वही काम करती है जो शिवरमन काम करता है। वो भी वर्क्स विद हस्बैंड एंड अर्न्स ₹25 पर डे। अब देखिए, शिवरमन को तो मिल रहे हैं ₹50, शशिकला को मिल रहे हैं ₹25। दोनों काम एक ही कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, जब शिवरमन के पास में या शशिकला के पास में काम नहीं होता इन 5 to 6 months में, जब के अलावा जब जो काम नहीं होता, देन रेस्ट ऑफ द ईयर डज ओल्ड जॉब्स इन द टाउन। तो ये जो टाउन है पास में करूर, वहां जाके कुछ ऑड वर्क्स कर लेते हैं, जैसे किसी तरीके का मैनुअल लेबर कर लिया। इसके बाद फैमिली में जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, वैसे भी आप देख ही सकते हैं, ₹50 और ₹25, ₹75 एक महीने में एक फैमिली, 8 लोगों की फैमिली अर्न कर रही है, एक दिन में 8 लोगों की फैमिली अर्न कर रही है। उनको क्या तो फैसिलिटीज मिलेंगी, उनको क्या लिविंग स्टैंडर्ड होगा, चलिए देखते हैं। देन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। ये तो ऑब्वियस सी बात है। देखिए, 1 साल का तो बच्चा जो है वो लड़का है, वो स्कूल जा नहीं सकता क्योंकि वो तो 1 साल का है, छोटा है अभी। पर जो शिवरमन है वो उसे स्कूल भेजना चाहता है। पर ये जो लड़कियां हैं उन्हें शिवरमन स्कूल नहीं भेजना चाहता। क्यों नहीं भेजना चाहता? क्योंकि उन्हें अगर वो पढ़ाएगा तो उनकी पढ़ाई में कुछ खर्चा करना पड़ेगा, बाद में उनकी शादी भी करनी पड़ेगी, तब फिर से खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए वो गर्ल चाइल्ड को स्कूल नहीं भेजता। इसके अलावा मदर हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड विशेस टू डाई सून। ये जो इसकी मदर है वो इतनी बीमार है, बूढ़ी तो हो ही चुकी है, पर वो बहुत ज्यादा बीमार भी रहती है। अब वो इतनी बीमार रहती है कि उनको अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को करने के लिए भी लोगों की हेल्प चाहिए होती है। इनका इलाज भी नहीं कराया जा सकता, शिवरमन इनका इलाज भी नहीं करा सकता,
तो उसका जो इंटरेस्ट है, इसकी मदर का जो इंटरेस्ट है लाइफ से, वो उठ चुका है, वो अब और जीना ही नहीं चाहती। इसके बाद में जो शिवरमन की जो वाइफ है शशिकला, वो इसकी सिस्टर जो है, शिवरमन की जो सिस्टर है, वो उसको एज अ बर्डन समझती है कि ये इनकी फैमिली पे बर्डन है। वो चाहती है कि शिवरमन उसकी जल्द से जल्द शादी करा दे और वो घर से चली जाए। तो ऐसे थॉट आना, फैमिली में ऐसे थॉट आना तो ऑब्वियस है। पर शिवरमन की भी मुसीबत है, ही कांट फाइंड सुटेबल ग्रूम फॉर हिज सिस्टर। उसे अपनी बहन के लिए कोई अच्छा पति मिल ही नहीं रहा है, तो वो कैसे उसकी शादी करा देगा। अच्छा पति क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि ये जो फैमिली है वो बहुत पुअर है। देखिए जो फैमिली है, दे अरेंजेस 2 meals a day and buy some milk but only for his son। अब यहां आप डिस्क्रिमिनेशन देखिए, ये फैमिली सिर्फ 2 टाइम का खाना अवेलेबल करा पाती है खुद को, सिर्फ जीने भर के लिए। उसमें भी ये जो शिवरमन जो आदमी है, वो मिल्क अरेंज कर पाता है, मगर वो भी सिर्फ अपने बेटे के लिए, सिर्फ अपने सन के लिए, अपनी बेटियों के लिए नहीं करता है। ये अपने बेटे को आगे पढ़ाना भी चाहता है, पर अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहता। तो इस पुअर फैमिली में, इस शिवरमन की पुअर फैमिली में, इसकी जो 3 डॉटर्स हैं, इसकी जो मदर है और इसकी जो सिस्टर है, दे आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ये जो पुअर हैं उनसे भी ज्यादा पुअर है। शिवरमन, उसकी वाइफ शशिकला, ये तो पुअर होंगे, पर ये लोग तो उनसे भी ज्यादा पुअर है। और डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इन्हीं के साथ में नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन इसकी वाइफ के साथ भी तो हो रहा है। जो काम शिवरमन करके 50 रुपीज एक दिन के अर्न करता है, वही काम जब शशिकला करती है तो उसको सिर्फ 25 रुपीज एक दिन के मिलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इसके साथ में भी है, एंड इनफैक्ट शी इज ऑल्सो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो पॉवर्टी का असर हमने अभी तक हमने डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लिए देखा, पर इतना दूर जाने की जरूरत क्या है? फैमिली में भी ऐसा कुछ हो रहा है, फैमिली में भी डिस्पैरिटीज आ रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कुछ और तरीके के डिस्पैरिटीज के बारे में, जैसे जो स्टेट के अंदर डिस्पैरिटीज हैं उनके बारे में। बच्चों, हमने अभी देखा कि इंडिया में 1970 से लेकर आज तक बहुत ज्यादा पॉवर्टी में डिक्लिनेशन आया है, डिक्लाइन देखा गया है। पर ये जो डिक्लाइन है वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें पॉवर्टी बहुत ज्यादा रिड्यूस हुई है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें पॉवर्टी उतनी रिड्यूस नहीं हुई है। जैसे अगर हम देखना चाहें मैप में, तो कुछ स्टेट्स जैसे कि बिहार, उड़ीसा, असम, यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, बच्चों ये कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत सिवियर सिचुएशन है। इसमें भी अगर हम पर्टिकुलरली उड़ीसा की बात करें, तो उड़ीसा में 47% पॉवर्टी रेशियो है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 43% पॉवर्टी रेशियो है। इसके अलावा जितने और दूसरे स्टेट मैंने बताए हैं, उन स्टेट्स में भी जो पॉवर्टी रेशियो है वो इंडिया के पॉवर्टी एवरेज से बहुत बहुत ज्यादा है। इनमें करीब 35 से लेके 45% तक का पॉवर्टी रेशियो है इन सभी स्टेट्स में। और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पॉवर्टी से अच्छे से लड़ाई करी है और अपनी स्टेट से बहुत कम करके दिखाई है। जैसे कि एक तो स्टेट है केरला, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल। ये जो पर्टिकुलर कुछ स्टेट जो मैंने मार्क करे हैं, इन स्टेट्स में पॉवर्टी बहुत कम हुई है पहले से। इसमें अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो देखिए पंजाब और हरियाणा जो है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट है। यहाँ पे प्रॉपर एग्रीकल्चर के लिए जो फैसिलिटीज रिक्वायर्ड हैं वो सब है। इस वजह से यहाँ पे पॉवर्टी बहुत कम है। जो ये स्टेट है केरला, इसने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ध्यान दिया। हमने ऐसा पढ़ा था कि केरला में 95% लोग लिटरेट हैं, तो केरला ने 90% लोग हैं जो लिटरेट हैं। मतलब केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और उसी वजह से वहां पे पॉवर्टी काफी कम है। वेस्ट बंगाल में कुछ अभी लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, उन लैंड रिफॉर्म की वजह से वहां पे जो पॉवर्टी है लोगों की वो काफी कम हुई। पहले क्या होता था, पहले लोगों के पास में छोटे छोटे से लैंड होते थे। लैंड रिफॉर्म्स के बाद में जो फार्मर्स थे उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, इस वजह से वहां पे पॉवर्टी काफी रिड्यूस हुई है। बच्चों आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड ग्रेन, उसकी वजह से वहां पॉवर्टी कम हुई है। अब पीडीएस क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, ये चीज हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल ये जो स्टेट में जो डिस्पैरिटीज हैं, मतलब कुछ स्टेट में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, कुछ स्टेट्स हैं जिनमें बहुत कम पॉवर्टी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया में पॉवर्टी 30% है, तो इसका मतलब पूरे ही कंट्री में पॉवर्टी 30% है। इसका मतलब ये है कि कुछ स्टेट्स हैं जहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, कुछ स्टेट्स हैं जहां पे पॉवर्टी बहुत कम है। तो ये तो हुई इंडिया की बात। अब तक हमने डिस्कस करा कि इंडिया में पॉवर्टी कितनी है, कैसे डिवाइडेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चलिए एक बार बात करते हैं ग्लोबल सिनेरियो पे कि ग्लोब में पूरे इंडिया वर्ल्ड में पॉवर्टी का क्या सिनेरियो है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों 1990s में वर्ल्ड पॉवर्टी कितनी थी? वर्ल्ड पॉवर्टी थी 43%। और 2008 में वर्ल्ड पॉवर्टी रिड्यूस होके हो गई 22%। तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड पॉवर्टी में भी लास्ट 18 इयर्स में बहुत ही ज्यादा सिवियर ड्रॉप आया है। पर बच्चों जैसे हमने इंडिया में देखा था कि इंडिया में पॉवर्टी में बहुत सिवियर ड्रॉप आया है, मगर कुछ स्टेट्स हैं जिनमें पॉवर्टी बहुत ज्यादा है और कुछ स्टेट्स हैं जिनमें पॉवर्टी बहुत कम है। वैसे ही सेम सिचुएशन ग्लोबल सिनेरियो में भी अप्लाई होती है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें पॉवर्टी में बहुत ज्यादा रैपिड डिक्लाइन आया है और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें पॉवर्टी में बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं आया है। जैसे कि हम एग्जांपल लें तो से चाइना। देखिए चाइना की अगर हम बात करते हैं तो 1981 में करीब चाइना में जो पॉवर्टी थी वो थी 85%। 2008 में यही 85% रिड्यूस होके रह गया सिर्फ 14%। वैसे कुछ और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं जैसे कि हांगकांग और सिंगापुर, जापान, इन कंट्रीज में भी इसी टाइप का डिक्लाइन देखा गया है। पर कुछ साउथ एशियन कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं जहां पे ये जो डिक्लाइन है वो इतना सिवियर डिक्लाइन नहीं है, वो बहुत रेयर डिक्लाइन, मार्जिनल डिक्लाइन है। जैसे कि अगर इंडिया का एग्जांपल है तो हमने देखा था इंडिया में पॉवर्टी में कितना डिक्लाइन आया है इनिशियली। इंडिया में इनिशियली मतलब 1970s में 1973 में से इंडिया में जो पॉवर्टी थी वो थी 55% और 2010 तक ये रिड्यूस होके बन गई 30%। तो देखिए डिक्लाइन इतना ज्यादा नहीं है जितना चाइना में है। चाइना में तो बहुत सिवियर डिक्लाइन है, 85% से 14% रहना बन जाना बहुत मैटर करता है। इंडिया में तो 55% पॉवर्टी थी जो 30% ही हुई है। और इसके अलावा बच्चों कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पे पॉवर्टी 1980 में 51 थी और वो अब जाके 47 हो गई है। और कुछ कंट्रीज जैसे कि रशिया में तो इनिशियली कहा जाता था कि पॉवर्टी है ही नहीं, जीरो पॉवर्टी है, पर वो धीरे धीरे जैसे जैसे ईयर पास होते जा रहे हैं वैसे वैसे देखा जा रहा है वहां पे पॉवर्टी इंक्रीज होती जा रही है। तो मैंने एक टेबल प्रिपेयर करी है, जरा उस पर नजर डालते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे टेबल है, इसमें कुछ कंट्रीज मैंने मेंशन करी है और मैंने यहाँ पे लिखा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो $1.25 अ डे। ये $1.25 अ डे क्या है? देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, द वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन यूएन, ये कंट्रीज क्या करती हैं? ये कंट्रीज कुछ सर्वेज कंडक्ट कराती हैं, हमने इस बारे में बात करी थी। और इन्होंने एक अमाउंट फिक्स कर रखा है $1 का कि कोई आदमी अगर $1 अर्न करता है एक दिन में, $1 पर डे, कोई एक पर्सन $1 एक दिन का अर्न करता है, इट मीन्स वो पर्सन पॉवर्टी में नहीं है। पर हमने बात करी थी कि ये जो अमाउंट है, ये जो $1 वाला अमाउंट है वो टाइमली वेरी करेगा, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये अमाउंट भी बढ़ेगा।
तो आज ये अमाउंट है $1.25। $1.25 पर डे अगर कोई आदमी अर्न करता है, इट मींस वो पॉवर्टी में नहीं है। तो इसे बेसलाइन मानते हुए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को रैंक किया गया। तो रैंकिंग ऑर्डर में नाइजीरिया फर्स्ट है, बांग्लादेश सेकंड है, इंडिया थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ एंड एट्थ है। इसका मतलब नाइजीरिया जो है वो उस कंट्री में सबसे ज्यादा पुअर पीपल है, बांग्लादेश में उससे कम है, इंडिया में उससे कम है, पाकिस्तान में उससे कम है। तो देखिए नाइजीरिया में ऐसे कहा जा रहा है कि 64% पॉपुलेशन पॉवर्टी में है। वैसे बांग्लादेश में 50% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है अकॉर्डिंग टू यूएन एंड वर्ल्ड बैंक। इंडिया में 42% है। ये क्या, इंडिया में 42% कैसे हो सकता है? अभी तो हमने देखा कि इंडिया में सिर्फ 30% पॉपुलेशन बची है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। बच्चों देखो यहां पे क्या हो रहा है, इंडिया कहती है, इंडिया के लोग कहते हैं कि अगर कोई पर्सन, इफ पर्सन अर्न्स ₹860 पर डे, पर मंथ, सॉरी, पर मंथ, इट मीन्स अबाउट 28 रुपीज पर डे। अगर कोई आदमी 28 रुपए एक दिन में अर्न कर रहा है तो वो पुअर नहीं है। पर वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन कहता है कि अगर कोई आदमी $1.25 से कम अर्न करता है तो वो पुअर है। $1.25 का मतलब अबाउट 65 रुपीज। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि 65 रुपीज या उससे कम अर्न करने वाला आदमी पॉवर्टी में, और इंडिया कहता है 28 रुपीज या उससे कम अर्न करने वाला आदमी पॉवर्टी में है। तो दोनों ही जगहों पे जो पॉवर्टी डिसाइड करने वाले फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं। अगर कोई आदमी 40 रुपीज एक दिन के अर्न कर रहा है तो हम तो उसे कहेंगे कि वो पॉवर्टी में नहीं है, पर वर्ल्ड बैंक कहेगा कि वो पॉवर्टी में है। इस वजह से इंडिया में नंबर ऑफ पीपल हु आर इन पॉवर्टी इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए इंडिया में जो रैंकिंग है वो बहुत पीछे आती है। तो जो इंडिया का जो पॉवर्टी का डेटा है और जो वर्ल्ड का जो पॉवर्टी का डेटा है वो डिफरेंट है। पर क्योंकि हम रेट्स को डॉलर में डिफाइन कर रहे हैं और सभी कंट्रीज के लिए डॉलर में ही है, तो इट मीन्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम सबको एक्यूरेटली कंपेयर कर सकते हैं। इट मीन्स यहां पे जो डेटा लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट डेटा है, यहां बिल्कुल सही डेटा है। अब जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ 23% पॉपुलेशन है जो कि पॉवर्टी में रहती है, चाइना में सिर्फ 16% ही है, ब्राजील में 4% है, इंडोनेशिया में 19 है, श्रीलंका में 7% है। तो डिफरेंट कंट्रीज का कंपैरिजन है, ये 8 कंट्रीज का कंपैरिजन है। कुछ कंट्रीज तो बच्चों इंडिया ऐसी भी है वर्ल्ड में जो कि नाइजीरिया से भी ज्यादा पुअर है, और कुछ कंट्रीज इंडिया वर्ल्ड में ऐसे भी हैं जो ब्राजील से भी ज्यादा रिच है। रिच है का मतलब कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा पॉवर्टी में नहीं है। तो बच्चों एक और चीज हम यहां पे देखते हैं, देखिए यूनाइटेड नेशन ने एक गोल सेट किया है 2015 तक के लिए। क्या गोल सेट करा है? यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि नंबर ऑफ पीपल इन पॉवर्टी इन ईयर 1990, ये जितने भी नंबर होंगे ये इसको रिड्यूस कर देंगे हाफ तक टिल 2015। मतलब 2015 के आते आते यूनाइटेड नेशन कुछ ऐसे मेजर्स लेने वाला है, स्टेप्स लेने वाला है कि जो लोग पॉवर्टी में आते हैं ईयर 1990 में, उससे जस्ट हाफ लोग ही पॉवर्टी में रहेंगे, बाकी सब पॉवर्टी से बाहर निकल जाएंगे। इट मींस वो लोग $1 से ज्यादा अर्न करने लगेंगे। तो देखिए अब तक हमने बात करी पॉवर्टी के बारे में, पॉवर्टी को समझा कि पॉवर्टी क्या होती है, हमने बात करी इंडिया में पॉवर्टी के क्या हाल है, उसके बाद में हमने देखा कि इंडिया में डिफरेंट फैक्टर्स के लिए पॉवर्टी को हम कैसे बताते हैं, और फिर अभी हमने देखा कि वर्ल्ड में पॉवर्टी का क्या सिनेरियो है। तो एक बात है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी, वह है कि पॉवर्टी आखिर होती ही क्यों है। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में जो पॉवर्टी है उसके कॉजेस क्या क्या रहे होंगे। तो देखिए लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी इंडिया में, जो ब्रिटिश राज था इंडिया में, उस टाइम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था
वो बहुत ही कम था। देखिए, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट रूइंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल का काम तो इंडिया में पहले से ही बहुत अच्छा था, पर जब ब्रिटिश राज आया इंडिया में, जब ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में आया, तो उनकी जो पॉलिसीज थी, उनकी पॉलिसीज के चलते जो इंडिया में जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट का जो बिजनेस था और जो टेक्सटाइल्स की जो इंडस्ट्री जो सेटअप हो सकती थी यहाँ पे, वो नहीं हो पाई, वो डिस्करेज हो गई। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों तब इंडिया में बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल 1980s and resulted in less job opportunities and low growth rate of incomes। तो देखिए, 1947 में इंडिया आजाद हुआ, 1947 के बाद में भी ये जो लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, वो कंटिन्यू रहा। कब तक कंटिन्यू रहा? 1980s तक कंटिन्यू रहा। क्योंकि ये 1980s तक कंटिन्यू रहा, इसका मतलब वो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी वो भी बहुत कम थी, और क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम थी, इसका मतलब जो इनकम में जो ग्रोथ होनी थी वो भी बहुत ही कम थी। तो बच्चों, ये तो एक रीजन है कि क्यों इंडिया में इतनी ज्यादा पॉवर्टी है। इसके अलावा एक रीजन और ये भी है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई वो बहुत ज्यादा हाई हुई। इंडिया में सडनली ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई, और इस बढ़ती पॉपुलेशन को प्रोवाइड कराने के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स नहीं थी, जॉब अवेलेबल नहीं थी। तो क्योंकि जॉब अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को अनएम्प्लॉयड ही रहना पड़ा, और अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है, इसका मतलब वो काफी सारे लोग उनमें से वो थे जो अनएम्प्लॉयड रह गए, सॉरी पॉवर्टी में रह गए। मगर 1980s के बाद में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा था इंडिया पे। काफी लोगों को जॉब मिली, सिटीज में जॉब मिली, रूरल में जॉब मिली, और बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ा था। इससे न सिर्फ फूड की कमी को कंट्रोल किया गया था, इनफैक्ट बहुत सारी जॉब्स भी नई क्रिएट करी गई थी, प्राइवेट भी थी और पब्लिक भी थी। मगर जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो इंडिया के कुछ ही पार्ट्स में सुपर हिट रहा। इंडिया के कुछ पार्ट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। तो कुछ लोग जो थे, जो रूरल में थे, जिनके पास जॉब नहीं थी, वो अर्बन एरियाज में माइग्रेट हो गए। अब अर्बन एरियाज में माइग्रेट तो हो गए, पर वहां करने के लिए जॉब नहीं था, कुछ भी करने के लिए। तो वो लोग रिक्शा चलाने लगे, रिक्शा पुलिस बन गए, या फिर वो वेंडर्स बन गए, या फिर वो जो लेबर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, वो बन गए, या फिर वो जो डोमेस्टिक लेबर्स होते हैं वैसे काम करने लगे। इस तरह के जो छोटे छोटे से काम है, ये लोग अर्बन एरियाज में आके वही करने लगे। पर अर्बन एरिया में रहना रूरल एरिया के रहने के कंपैरिजन में कॉस्टली होता है। वहां की जो हाउसिंग है अर्बन एरियाज की, वो बहुत कॉस्टली होती है। तो इस वजह से ये जो छोटे लोग थे, ये जो गरीब लोग थे, पुअर लोग थे, जो कि अर्बन एरियाज में माइग्रेट हुए थे, उनको स्लम्स में रहना पड़ा। ऐसी गंदी सी जगह पे उन्हें रहना पड़ता है, क्योंकि वो अर्बन एरिया में इतना ज्यादा अर्न नहीं कर पाते इन स्मॉल एक्टिविटीज से कि वो थोड़े अच्छे से दिखने वाली कॉलोनीज में रह सकें। तो इन्हें ये चीप से स्लम्स में ही रहना पड़ा। तो इस तरीके से जो पॉवर्टी पहले रूरल एरिया में बहुत ज्यादा फैली हुई थी और अर्बन में कम थी, वो रूरल में तो उतनी ही रही करीब करीब, और अर्बन एरियाज में भी बढ़ती चली गई। तो बच्चों, पॉवर्टी के एक तो ये रीजन जो हमें अपने 2-3 रीजन पढ़े वो तो थे ही, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन थे। तो बच्चों, एक और रीजन अगर हम देखना चाहें इसका, तो देखिए, लैंड रिफॉर्म्स नॉट इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली। इंडिया में एक पॉलिसी चली थी लैंड रिफॉर्म की। ये पॉलिसी ऐसा कहती थी कि जितने भी रूरल एरियाज हैं इंडिया में, वहां पे लैंड का, एसेट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों के पास में बड़े बड़े लैंड हैं, या जिन लोगों के पास में छोटे छोटे से लैंड्स हैं, उन लोगों में एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसा कि जिनके बड़े लैंड हैं उनके छोटे होंगे, और जिनके छोटे लैंड हैं उनके बड़े होंगे। इस तरह का एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होना था वहां पे। बेसिकली इंडिया में जो लोगों के पास में लैंड है, वो उनकी पुरानी फैमिली में चलते हुए आ रहा है, वही लैंड है। तो इससे तो ये होगा कि जो इंसान पुअर है वो पुअर ही रहेगा, वो आज भी पुअर है और वो कल भी पुअर रहेगा, और आने वाले दिनों में भी पुअर ही रहेगा, मरते दम तक वो पुअर ही रहेगा।
और जो अमीर है वो अमीर होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। तो इस तरह की चीजें ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म के पॉलिसी को अपनाया था। मगर लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी काफी सारे स्टेट में प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुई। इस वजह से इंडिया में काफी सारे स्टेट्स हैं जहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। देखिए, वेस्ट बंगाल की हमने बात करी थी कि वहां पे लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से हो गए थे, अच्छे से पॉलिसीज वहां पे फॉलो करी गई थी, तो वहां पे पॉवर्टी काफी कम हुई। मगर हर स्टेट में प्रॉपरली लैंड रिफॉर्म क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए वहां पे पॉवर्टी भी कम नहीं हो पाई। इसके अलावा इनडेप्थनेस ऑफ फार्मर। देखिए, एक फार्मर है, एक पुअर फार्मर है, उसे सीड्स परचेज करनी है, उसे फर्टिलाइजर परचेज करना है, उसे पेस्टिसाइड परचेज करना है, उसे बहुत सारी चीजें परचेज करनी है। इन सभी चीजों को परचेज करने के लिए सपोज वो ₹5,000 उसको रिक्वायर्ड है, ₹5,000 से ये सारी चीजें परचेज करने के लिए रिक्वायर्ड है। पर ये पुअर फार्मर, इसके पास ₹5,000 नहीं होते हैं हर वक्त, तो ये किसी बड़े फार्मर के पास जाता है, उससे पैसे उधार लेता है। अब इस फार्मर पे एक डेब्ट आ गया है ₹5,000 का, पर ये जो विलेजर है बहुत ही ज्यादा पुअर है और अब ये ₹5,000 रिटर्न नहीं कर पाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनडेप्थनेस इज कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। इनडेप्थनेस इज कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। पर बच्चों, ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं, क्या वो इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं देखी? क्या इंडिया की गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें नहीं देखी होंगी? ये जो फिगर्स जिनकी हमने बात करी है, कॉजेज जिसकी हमने बात करी है, क्या उन लोगों ने ये सब चीजें नहीं देखी होंगी? बिल्कुल देखी है। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये सब चीजें देख के इससे लड़ने के लिए, पॉवर्टी से फाइट करने के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च करे हैं। उन्हें एंटी पॉवर्टी मेजर्स बोलते हैं। अब हम एंटी पॉवर्टी मेजर्स के बारे में जरा देखते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए। तो बच्चों, गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए, क्या क्या एंटी पॉवर्टी मेजर्स अपनाए गए हैं हमारी कंट्री में। देखिए, पॉवर्टी को अगर रिड्यूस करना है तो हम या तो ये कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर दें, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रमोशन से भला पॉवर्टी का क्या लेना देना? हो सकता है ऐसा सोच रहे हो। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स द अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है? वो ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज और दूसरी तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो जो रिसोर्सेज ह्यूमन को डेवलप होने के लिए चाहिए वो उन्हें भी प्रोवाइड कराती है। इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि जब कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी गई, प्रमोशन देखा गया, तो इस चीज ने एंकरेज कर दिया पीपल को टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। इनफैक्ट लोग अपनी गर्ल चाइल्ड को भी स्कूल भेजने लगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये उनके फ्यूचर पे एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आज वो अच्छी पढ़ाई करेंगे तो रिटर्न में बाद में अच्छा ह्यूमन कैपिटल मिलेगा। और बच्चों, एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर इंडिया में हम देख भी चुके हैं। कैसे देखा और कब देखा, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ। 1947 से करीब 1970s तक इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ईजी में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लिख रहा हूं, मैंने यहां पे भी लिखा था। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो करीब 3.5% रहा करी थी। उस टाइम इंडिया में बहुत जबरदस्त पॉवर्टी थी, मोर देन 50% पॉपुलेशन पॉवर्टी में जी रही थी। पर इसके 30 साल बाद, इंडिया की आजादी के 30 साल बाद, मतलब 1970 से करीब 1980s की बात है, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग रेट पे थी। मतलब इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो करीब 6 to 7% हो गई थी। जो पहले कभी 3.5% ही थी, वो इंक्रीज होके 6 to 7% हो गई। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है यहाँ पे, पहले से जस्ट डबल
ग्रोथ रेट हो गई हमारी कंट्री की। तो जब ऐसा हुआ, जब ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रमोशन हुआ, तो ऐसा देखा गया कि जो पॉवर्टी थी वो धीरे धीरे नहीं बल्कि जल्दी जल्दी इलेमिनेट होने लगी। पहले पॉवर्टी बहुत धीरे धीरे इलेमिनेट हो रही थी, पर जब परसेंटेज बढ़ गया तो देखा गया कि जो पॉवर्टी थी बहुत जल्दी जल्दी इलेमिनेट हो रही थी, और बहुत ही जल्द से जल्द लोग पॉवर्टी से बाहर आने लगे। पर बच्चों, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। देखिए, ये जो ग्रोथ देखी गई वो ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ थी, पर इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर में है, और इस चीज में ये देखा गया था, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई थी उसमें देखा गया कि जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो रही थी वो जितनी रिक्वायर्ड ग्रोथ थी उतनी नहीं हुई थी, उससे बहुत कम हुई थी। इस वजह से वो लोग जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, या फिर हम कहें कि वो लोग जो रूरल एरियाज में रहते थे, वो पॉवर्टी से तब भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड ही रहे। और हमने अभी देखा था कि वही लोग जो विलेज में, जो रूरल में थे, वो सिटीज में, अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर गए, और माइग्रेट करने के बाद में वो लोगों ने वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फैला दिया और वहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा फैला दी। तो फिर क्या करें? अगर प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है तो एंटी पॉवर्टी मेजर्स और क्या हो सकते हैं? दूसरे मेजर हो सकते हैं कि टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम मतलब, देखिए, सपोज आपकी मैथ्स वीक है, आपके सारे सब्जेक्ट्स में से आपकी मैथ्स सबसे ज्यादा वीक है, तो आप अपनी मैथ्स को टारगेट करेंगे। कैसे टारगेट करेंगे? आप मैथ्स पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करेंगे, कोचिंग जाएंगे, या हमारे वीडियोस देखेंगे, डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे। तो क्या कर रहे हैं आप अपनी मैथ्स को स्ट्रांग करने के लिए उससे टारगेट कर रहे हैं। वैसे ही इंडिया में जो पॉवर्टी है उसे रिड्यूस करने के लिए हम उसको टारगेट करेंगे। तो इंडिया में पॉवर्टी को टारगेट करने के लिए मैनी स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड, जिन्होंने पॉवर्टी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट किया है। तो देखिए, जरा हम बात करते हैं कि किस तरह के एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, अब हम कुछ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम पढ़ेंगे और उनके बारे में, उनके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, उनको कब लॉन्च करा गया था, ये सब बातें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रोग्राम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। इसको नरेगा भी बोलते हैं। तो देखिए, नरेगा एक्ट वॉज पास्ड इन सितंबर 2005 में ये लॉन्च हुआ था। एक्ट प्रोवाइडेड 100 days assured employment every year to every rural household in 200 districts। देखिए, इनिशियली इसको 200 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत किसी भी एक रूरल हाउसहोल्ड में से 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट एश्योर्ड मिलेगा ही मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। देखिए, जब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था तब सोचा गया था कि इसे इनिशियली 200 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लॉन्च कर देते हैं, और जब ये थोड़ा पॉपुलर हो जाएगा देन इसके लिए प्लान किया गया था, प्लान्स ऑन एक्सटेंडिंग टू 600 डिस्ट्रिक्ट। इसको 200 डिस्ट्रिक्ट से एक्सटेंड कर देंगे 600 डिस्ट्रिक्ट्स में। और ये जो प्लान है वो अभी अपने टारगेट के काफी क्लोज है। अबाउट 570 डिस्ट्रिक्ट्स में नरेगा को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब बच्चों, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ये एक ऐसा प्लान है जो वर्ल्ड में सबसे बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंट करा गया प्लान है। आज तक वर्ल्ड में कोई भी प्लान इतना बड़ा नहीं है जिसने इतने लोगों को कवर करा हो, इतने बड़े एरिया को कवर करा होगा। सो ऑन 2 December 2009 स्कीम वॉज रीनेम्ड एज महात्मा गांधी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको फिर हम एम नरेगा बोलने लगे। एम अलग कर दिया और नरेगा अलग कर दिया, तो अब इसको एम नरेगा बुलाया जाता है। इस प्रोग्राम के और भी बहुत फीचर्स थे, जैसे 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन्स। वुमेन के लिए स्पेशल केयर करी गई इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में कहा गया कि जितने भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा उसमें से 1/3 वुमेन होंगी। तो ये जब प्रोग्राम हिट होने लगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान ऑन एस्टेब्लिशिंग नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स। ये जो नया प्लान जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर प्लान कर रही है, मतलब करना चाह रही है, इंप्लीमेंट करना चाह रही है,
उसके अंडर दिस प्रोग्राम इफ एनी एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज। जैसे कि सपोज मैं एक एम्प्लॉय बनना चाहता हूं, मैंने नरेगा प्रोग्राम के तहत अपने आप को एनरोल करा लिया, अब मैं उसका एक एप्लीकेंट बन गया हूं। अब मुझे अगर 15 डेज के अंदर जॉब प्रोवाइड नहीं करी गई, देन ही शी विल बी एंटाइटल्ड टू अ डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो मुझे मेरे एनरोलमेंट के बाद में, मेरे एप्लीकेंट बनने के बाद में अगर 15 डेज के अंदर मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, देन आई विल बी एंटाइटल्ड टू अ डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो जो आज तक इंडिया में तो क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसी स्कीम कभी लॉन्च नहीं हुई जैसी हमने अभी पढ़ी यहां पे। तो नरेगा या फिर कहें एम नरेगा बहुत ही सुपर हिट स्कीम थी, पर इसके बहुत ज्यादा क्रिटिक्स मिले, इसको बहुत ज्यादा प्रेजेस भी मिले और इसके बहुत ज्यादा बैड साइड भी देखी गई। ऐसा माना जाता है कि एम नरेगा को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करा गया है। खैर, हमारा मोटिव ये डिस्कस करने का नहीं है कि कौन सा प्लान ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ, कौन सा नहीं हुआ। अभी हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि एंटी पॉवर्टी के लिए गवर्नमेंट ने मेजर्स जो लिए उनमें से उसने कौन कौन से प्लान्स इंप्लीमेंट किए, लॉन्च किया और रन किए। तो बच्चों, नरेगा के अलावा इंडिया में और बहुत सारी स्कीम्स थी जो लॉन्च हुई, जैसे कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP। तो NFWP जो है वो लॉन्च हुआ था 2004 में इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। और जो NFWP का टारगेट था जो था, प्रोग्राम वाज ओपन टू ऑल रूरल पीपल हु आर इन नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एंड डिजायर टू डू मैनुअल लेबर। तो देखिए, जो लोग रूरल पुअर लोग हैं, रूरल में रहने वाले जो पुअर लोग हैं, वो लोग कुछ जो मैनुअल लेबर कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं, वो लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते थे। वो लोग डेली आएंगे, कुछ मैनुअल लेबर करेंगे, बदले में खाना लेंगे और घर चले जाएंगे। हो सकता है कुछ पैसे भी मिल जाए, कुछ वेजेस भी मिल जाए। तो देखिए, जैसे इस प्रोग्राम में देखिए, ये बहुत सारे लोग हैं, ये मैनुअल लेबर कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? खड्डा खोद रहे हैं। तो ये लोग मॉर्निंग में आते हैं, खड्डा खोदते हैं, शाम को फूड ग्रेन लेके घर चले जाते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम सुनने में कुछ कुछ नरेगा जैसा ही लग रहा होगा आपको। इन Feb 2006 दिस प्रोग्राम वॉज सबसम्ड इन नरेगा। ये नरेगा जैसा दिख ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है, एक्चुअल में नरेगा जैसा था भी सही। तो नरेगा जो था वो इस वाले प्रोग्राम से बड़ा प्रोग्राम था, तो इसलिए इस प्रोग्राम को नरेगा में सबसम कर दिया। सबसम्ड कर दिया, इसका मतलब किसी बड़ी चीज में किसी छोटी चीज को डाल देना। तो इस वाले प्रोग्राम को भी नरेगा प्रोग्राम के अंदर डाल दिया। हालांकि हम इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम फूड सिक्योरिटीज की बात करेंगे। इसके अलावा एक और प्रोग्राम हम देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर के नाम से एक रोजगार योजना भी लॉन्च हुई है इंडिया में, एंड इट वॉज लॉन्च्ड इन 1993। तो इस प्रोग्राम का एम क्या था? एम्स एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। बच्चों देखिए, बहुत सारे रीजंस की वजह से जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयड है, मतलब वो अनएम्प्लॉयड जो एजुकेटेड भी हैं और जो यंग हैं। देखिए कितना पोटेंशियल होता है एक यंग आदमी में, और ऊपर से वो भी एजुकेटेड होता है। तो ऐसा जो पोटेंशियल होता है, जो रूरल एरियाज में रहता है या स्मॉल टाउन्स में रहता है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती कई बार अपने आप को प्रूव करने की। तो ऐसे में PMRY ये जो योजना है, जो प्लान है, उसने क्या किया? उसने ऐसे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयड करने में हेल्प करी, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी। कैसे? इट हेल्प देम इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। छोटे छोटे बिजनेस, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज सेटअप करने में PMRY ने इन लोगों की बहुत हेल्प करी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ की बहुत हेल्प करी। तो देखिए, स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्री सेटअप करेगा अगर कोई यूथ, कोई अनएम्प्लॉयड, अगर एजुकेटेड यूथ अगर कोई इस तरह का कोई सेटअप कर रहा है, तो इसका एक और फायदा होगा। एक और फायदा ये होगा कि अगर इसने इंडस्ट्री सेटअप करी तो इंडस्ट्री एक आदमी तो चलाएगा नहीं ना, उससे 5-7 लोग और भी चाहिए होंगे। तो एक आदमी, एक एजुकेटेड एम्प्लॉयड, एक एजुकेटेड यूथ को एम्प्लॉयड करने का फायदा ये हुआ कि उस एक एजुकेटेड एम्प्लॉयड ने 5-7 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे दिया।
तो गवर्नमेंट का काम आसान हो गया। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉपुलर स्कीम थी, एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। हालांकि इसका भी आशय वही हुआ जो बाकी सारी स्कीम्स का हुआ कि इसको इंप्लीमेंट बहुत अच्छे से नहीं करा गया। खैर इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, अब हम आगे कुछ और स्कीम्स देखते हैं। फिर देखिए हम बात करते हैं अब रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये जो स्कीम है वो 1995 में लॉन्च करी गई थी एंड इट एम्स एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। तो बच्चों ये स्कीम, ये वाला जो एम है, ये सुन के भी आपको लग रहा होगा कि ये तो जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है कुछ कुछ वैसी तो है, ये भी तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है और ये भी रूरल एरियाज में ही फंक्शनल है। तो हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है, पर एक्चुअल में PMRY क्या करता था? PMRY का मेन टारगेट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ था, जबकि REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का जो टारगेट था, उसकी टारगेट ऑडियंस सारे रूरल थे, भले ही वो एम्प्लॉयड हो या ना हो, पर उन सभी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी गई। पर बच्चों ये भी कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं था। अ टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 25 लाख जॉब्स हैज बीन सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर 10th 5-year प्लान। जो 10th 5-year प्लान है जो कि हो चुका है, उसके अंदर इस प्रोग्राम के लिए 25 लाख जॉब्स क्रिएट करने का टारगेट बनाया गया था। अब टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है वो अलग मैटर है, पर हाँ हम ये देख सकते हैं कि ये जो प्लान है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोग्राम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1999 एंड द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन by organizing them into self-help groups through a mix of bank credit and government subsidy। देखिए यहां पे एक टर्म हमने यूज करी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? देखिए ये जो प्रोग्राम है उसने कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि एक ग्रुप बना दिया जाता है, जैसे 7-8 वुमेन्स का ग्रुप हुआ, 8-9 मेल का ग्रुप हुआ, इस तरह से छोटे छोटे कोई ग्रुप बना दिए जाते हैं। उस पूरे ग्रुप को कुछ बैंक से क्रेडिट प्रोवाइड करा दिया जाता है। अब क्योंकि बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करा रहा है तो वो वापस लौटाना भी तो पड़ेगा, तो ये जो अमाउंट इन लोगों के पास आ रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोगों के पास में आ रहा है, वो इससे कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कुछ पैसा बने, और जब कुछ पैसा बन जाता है तो वो लोग बैंक को लोन चुका देते हैं। पर देखिए बैंक को लोन चुकाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करा देती है। गवर्नमेंट इन लोगों को कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करा देती है। जैसे सपोज बैंक ने किसी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20,000 रुपीज का लोन प्रोवाइड करा दिया। अब जब सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक को वापस पैसे लौटाने होंगे, तब सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरे 20,000 बैंक को नहीं लौटाएगा, बल्कि कुछ एक रैंडम अमाउंट प्रोवाइड कराएगा, जैसे से 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बैंक को प्रोवाइड करा दिया। बाकी सारा जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट ने एज ए सब्सिडी बैंक को प्रोवाइड करा दिया। अमाउंट कितना बचा? देखिए 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बैंक को दे दिया, बचे कितने? 8,000। तो 8,000 गवर्नमेंट ने एज ए सब्सिडी वो बैंक को प्रोवाइड करा दिया। इसके अलावा जो इनका इंटरेस्ट बनता है, 20,000 पे कुछ इंटरेस्ट भी तो बनेगा, वो भी तो बैंक को प्रोवाइड कराना होगा, वो इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट पे कर रही है। तो इसी टाइप की कुछ स्कीम होती है। एग्जैक्टली ऐसी नहीं होती, इससे कुछ फिक्स परसेंटेजेस होते हैं कि कितना बैंक होगा, बैंक का क्रेडिट होगा, कितना गवर्नमेंट का होगा, और कितना सेल्फ हेल्प ग्रुप को पे करना पड़ेगा, या कितना सेल्फ हेल्प ग्रुप को पे होगा। ये सब बातें कुछ फिक्स होती है। मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। हालांकि गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपको अभी भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई हो तो घबराइएगा मत, क्योंकि हम इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो एक और स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये वापस से प्रधानमंत्री वाली स्कीम है, कंफ्यूज मत होइएगा। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ी थी वो थी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में तो हमने पढ़ा था
कि रूरल एरियाज में रहने वाले एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना। और ये क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ग्रामोदय का आप संधि विच्छेद करें तो ग्राम मतलब गांव, उदय मतलब उदय, तो ग्राम का उदय, गांव का उदय। जब गांव का उदय होगा तो तब होगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का सक्सेस। तो ये जो स्कीम है वो ईयर 2000 में लॉन्च करी गई थी। तो गांवों का उदय करने के लिए क्या हुआ? एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस। सेंट्रल असिस्टेंस मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है वो असिस्ट करेगा, मॉनिटरी असिस्ट करेगा, इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इन सभी फैसिलिटीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगा। हमेशा असिस्टेंट मॉनिटरी में ही होता है, मॉनिटरी टर्म्स में ही होता है, कभी कभी दूसरे टर्म्स में भी होता है, मगर ज्यादातर टाइम जो असिस्टेंस की जिसकी हम बात करते हैं वो मॉनिटरी टर्म्स में ही होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसे दे देती है कि भाई कुछ बेसिक सर्विसेज स्टार्ट करा दो विलेजेस में, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हुआ, प्राइमरी एजुकेशन सेंटर हुआ, या फिर रूरल शेल्टर हुआ, रूरल ड्रिंकिंग वाटर हुआ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। जैसे यहाँ पे हैंडपंप लगा हुआ है, ये हैंडपंप सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसों से लगाया है जो स्टेट गवर्नमेंट ने लगवाया है। इसके अलावा एक और स्कीम है अंत्योदया अन्न योजना। बच्चों अंत्योदया अन्न योजना के बारे में अब हम जब फूड सिक्योरिटी को पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए इंडिया में इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च हुई है भाई, 7 स्कीम्स तो अभी हम ही ने पढ़ ली, इसके अलावा भी न जाने कितनी स्कीम्स है जो इंडिया में लॉन्च होती है, कुछ इंडिया लेवल पे, कुछ स्टेट लेवल पे। उसके बाद भी हम पॉवर्टी से फाइट नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों? इसके 2 कारण है। पहला कारण है ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स। ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स। देखिए ये जो 7 स्कीम्स हमने पढ़ी है, 7 योजनाएं जो हमने पढ़ी है, उसमें से 2-3 योजनाओं में तो अब आप अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन सी योजना में क्या हो रहा था। तो ये जितनी भी स्कीम्स थी वो एक दूसरे में ओवरलैप हो गई। इसको इंप्लीमेंट करने वाले खुद कंफ्यूज है कि कौन सी स्कीम लॉन्च करनी है, कौन सी स्कीम अप्लाई होगी। इसको यूज करने वाले कंफ्यूज है कि कौन सी स्कीम को हमें यूज करना है। तो एक रीजन तो ये हुआ कि ओवरलैपिंग हो गई स्कीम्स की, दूसरा रीजन ये हुआ कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, not properly implemented। तो हालांकि इंटेंशंस अच्छे थे, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स लॉन्च करी गई, पर वो स्कीम्स एक दूसरे से ओवरलैप कर गई और वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। तो अब तो गवर्नमेंट का सारा ध्यान इस तरफ है कि नई स्कीम अगर हम कुछ लॉन्च करते भी हैं तो उसको प्रॉपरली मॉनिटर कैसे करना है ये सोचना पड़ेगा। तो बच्चों इंडिया में पॉवर्टी कम हुई है, नो डाउट इंडिया में पहले से बहुत ज्यादा ही पॉवर्टी कम हो गई है, पर ये आज भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने देखा कि किस तरह से पॉवर्टी रूरल से अर्बन एरिया में वेरी करती है, कैसे पॉवर्टी डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट है, कैसे पॉवर्टी सोसाइटी को और इकोनॉमिक ग्रुप्स को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती है। ऐसी उम्मीद है कि अगले 10 से 15 सालों में इंडिया से पॉवर्टी एलिमिनेट हो सकती है। पर बच्चों पॉवर्टी इज अबाउट अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रादर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। क्या आदमी 10 से 15 साल के बाद में भी एक मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल पे ही जिंदा रहेगा? क्या उसे एक रीजनेबल लिविंग नहीं मिलेगी, रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग कभी नहीं मिलेगी? हमने बोला कि एक आदमी को 1 साल में 1 पेयर ऑफ फुटवेयर खरीदने हैं, उसमें उसका काम चल जाएगा, ये इसका मिनिमम लेवल है। पर क्या वो सारी जिंदगी ही अपनी एक ऐसे मिनिमम लेवल में निकाल देगा? क्या ऐसा कभी उसके पास मौका नहीं लगेगा वो मेरी रीजनेबली लाइफ जी सके अपनी?
बच्चों कुछ सोशल साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है कि जो पॉवर्टी जिसकी हम बात करते हैं वो ये है पॉवर्टी। ये जो सर्कल के अंदर है वो पॉवर्टी है। ये जो सर्कल है वो एनक्लोज करता है सभी मिनिमम लेवल्स को। मिनिमम लेवल शेल्टर के लिए जो रिक्वायर्ड है, मिनिमम लेवल फूड के लिए जो रिक्वायर्ड है, मिनिमम लेवल क्लोथिंग के लिए जो रिक्वायर्ड है, मिनिमम लेवल मेडिकल अटेंशन के लिए जो रिक्वायर्ड है। वो ऐसा करते हैं, कहते हैं कि पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा वाइड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए और इसे दूसरी कैटेगरी में डाल दिया जाए जिसे हम बोलेंगे ह्यूमन पॉवर्टी। क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो पॉवर्टी में रह रहे हैं वो खुद को खाना खिला सके, खुद को फीड कर सके, खुद को जिंदा रख सकें, पर क्या उनके पास एजुकेशन है या रहने की जगह है या उनके पास प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं या उनके पास जॉब सिक्योरिटीज हैं? क्या उनके पास में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है कि वो लाइफ में कुछ कर पाएंगे? क्या वो कास्ट और जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हैं? या फिर उनके छोटे छोटे बच्चे आज भी फैक्ट्रीज में या चाय की दुकानों पे काम नहीं कर रहे हैं? तो एक्चुअल में हमें सिर्फ पॉवर्टी से नहीं फाइट करना है, हमें इस जो बड़ा फिनोमिना है उससे फाइट करना है। तो दीज आर दी चैलेंजेस फॉर इंडिया अहेड। आने वाले वक्त में जो चैलेंजेस हैं वो आज की इस पॉवर्टी के चैलेंज से भी बहुत बड़े हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।